Hello students, welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 20th January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 से रिलेटेड है. ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 जिसे DRP 2041 भी कहा जाता है, दिस वाज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, NCR प्लानिंग बोर्ड या फिर NCRPB प्लानिंग बोर्ड. इन्होंने इसे रिसेंटली अप्रूव किया था. नाउ इससे पहले कि हम देखें कि इस न्यूज़ आर्टिकल में क्या दिया गया है, कौन से इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है रिलेटेड टू DRP 2041, एक बार हमारा जो बेसिक है, जो बैकग्राउंड है इस पूरी चीज़ का, उसे समझते हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में कौन से इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है. सो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, NCR प्लानिंग बोर्ड, जिसने ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 अप्रूव किया है. यहाँ पे ये जो NCR प्लानिंग बोर्ड है, दिस वाज सेटअप इन 1985. इसको 1985 में सेटअप किया गया था. एंड इसका मेन एम यही है टू बेसिकली प्रमोट द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ NCR. हमारा जो नेशनल कैपिटल रीजन है जिसे हम NCR कहते हैं, उसकी बैलेंस डेवलपमेंट एंड किसी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो विदाउट एनी हैप्पीजेट कंडीशंस. एंड इवन ये जो NCR का कॉन्सेप्ट है, ये जो NCR रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन, इसे भी इन्विजन किया गया था 1985 में ही. एंड इसका मेन एम यही है कि जो दिल्ली के अराउंड जो एरिया है वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड अर्बन डेवलपमेंट हो. और इस कोऑर्डिनेटेड अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक प्लानिंग बोर्ड बनाया गया जिसका नाम रखा गया NCR प्लानिंग बोर्ड. अब ये सारी की सारी न्यूज़ ये जो NCR प्लानिंग बोर्ड ने ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 जो अप्रूव किया है उससे रिलेटेड है. इससे पहले जो रीजनल प्लान था वो 2021 वाला प्लान चल रहा था. एंड इसके बाद अब रीजनल प्लान ऑफ 2041 आया है. तो क्या इश्यूज़ हैं, ये जो रीजनल प्लान 2041 है, DRP 2041 है, इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड. सबसे पहले हमारा जो DRP 2041 आया है, ये हमारा जो NCR रीजन है इसको लेकर न्यू बाउंड्री सेट कर रहा है. बेसिकली ये जो जियोग्राफिकल साइज होने वाला है इस रीजन का, इट्स गोइंग टू बी सर्कुलर रीजन जिसका 100 किलोमीटर्स का रेडियस होगा. एंड फ्रॉम राजघाट, दिल्ली का जो राजघाट है वहाँ से 100 किलोमीटर्स का जो सर्कुलर रीजन होगा, दैट विल बी द कोर एरिया. सो राजघाट से लेकर 100 किलोमीटर तक का जो दायरा है वो हमारा पहला कोर एरिया होगा. देन इसके बाद वो रीजन जो कि बियॉन्ड दिस 100 किलोमीटर रेडियस के लाई करेगा अप टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ NCR, जिसमें जितने भी नोटिफाइड सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं, अलॉन्ग विद कॉरिडोर्स, अगर कोई भी एक्सप्रेसवे जा रहा है, नेशनल हाईवे जा रहा है, स्टेट हाईवे जा रहा है, कोई भी ट्रांजिट सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके दोनों तरफ 1 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे इस NCR के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. तो ये माना जा रहा है कि ये जो न्यू डेफिनेशन, न्यू बाउंड्रीज NCR को दी जा रही हैं, दिस विल हेल्प इन एडिंग द डेवलपमेंट. एंड ये एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड एंड ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट यहाँ पे लेकर आएगा. करंटली NCR के अंदर 24 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पूरा का पूरा दिल्ली का एरिया यहाँ पे कवर हो जाता है. तो पहला चीज़ जो ये ड्राफ्ट रीजनल प्लान लेकर आ रहा है, दैट इज़ टू रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ NCR. दूसरा बड़ा चेंज जो हमें DRP 2041 में देखने के लिए मिला, इससे पहले जो रीजनल प्लान 2021 था वहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई, नेचुरल कंजर्वेशन जोन, NCZ, नेचुरल कंजर्वेशन जोन. इसे चेंज कर दिया गया है. अब इसकी जगह नेचुरल जोन्स टर्म यूज़ की जाएगी. इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेचुरल कंजर्वेशन जोन, नाउ द टर्म वुड बी नेचुरल जोन्स. देन इसके अलावा जो स्टेट्स हैं उनको भी एम्पावर किया जा रहा है. नाउ द स्टेट्स विल डिसाइड कि कोई भी उनकी तहसील जो कि पार्टली NCR बाउंड्री में फॉल कर रही है, ओके, पूरा का पूरा नहीं, सम पार्ट ऑफ इट इज़ फॉलिंग इनसाइड
द बाउंड्री ऑफ एनसीआर, तो ये स्टेट के ऊपर जाता है कि ईदर दे वांट टू कीप दैट तहसील दैट एरिया अंडर एनसीआर और नॉट। तो अब इसकी जो पावर है वो किसको दे दी गई है, स्टेट्स को दे दी गई है। आफ्टर दैट दिस एंटायर DRP 2041 दिस इज प्लानिंग कि ये जो न्यू एरिया बनेगा, एरिया ऑफ डेवलपमेंट, दिस वुड बी फ्यूचर रेडी एंड बेसिकली स्लम फ्री नेशनल कैपिटल रीजन का यहाँ पे इन्विजन किया गया है, विद एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, रोड, रेल, इनलैंड वाटरवेज, मतलब जो सब हम फ्यूचर रेडी सिटी की बात करते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे इन्विजन किया गया है। साथ ही में इम्प्रूव्ड रेल कनेक्टिविटी। ये जो प्लान है ये इवन ये भी प्रपोज कर रहा है टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ 30 मिनट मास ट्रांजिट रेल सिस्टम। ठीक है, मास ट्रांजिट रेल सिस्टम, एक 30 मिनट का मास ट्रांजिट रेल सिस्टम यहाँ पे डेवलप होगा फ्रॉम द नियरेस्ट एनसीआर बाउंड्रीज टू दिल्ली। नाउ अगर हम DRP 2041 के इम्प्लीकेशंस की बात करें, तो अगर ये रीजनल प्लान इम्प्लीमेंट होता है, सो सम पार्ट्स ऑफ पानीपत हरियाणा में एंड देन मुजफ्फरनगर इन उत्तर प्रदेश, ये सब हमारा जो न्यू एनसीआर मैप बनेगा दे विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम दैट मैप। तो हरियाणा का पानीपत एंड उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर वाले जो एरियाज़ हैं वो न्यू एनसीआर मैप के अंदर देन प्रेजेंट नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू बाउंड्रीज। जो आइडिया है दैट इज़ टू हैव कॉम्पैक्ट एरिया, ताकि जो डेफिनेशन भी जो दी जा रही है बाउंड्रीज की, दैट इज़ ओनली दैट कि हम एरिया को कॉम्पैक्ट कर सके, सो दैट कॉम्पैक्ट एरिया कैन बी प्लान्ड इन अ बेटर वे। एंड ये भी कहा जा रहा है दैट इट विल बेनिफिट रूरल एरियाज, राइट, बिकॉज जो स्टेट गवर्नमेंट हैं दे कैन प्लान फॉर देयर डेवलपमेंट एज वेल इन अ बेटर मैनर, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर DRP की इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है जो न्यू बाउंड्रीज के टर्म्स में है। हाउएवर देयर आर मेनी इश्यूज विच आर इन्वॉल्व विद दिस। ऑल्दो ये सारा का सारा जो रीजनल प्लान है इसमें अर्बन रीजनरेशन, फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, साथ ही में यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और MSMEs आएंगे, ये एक तरीके से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, टूरिज़्म यहाँ पे होगा, राइट, देन फार्म इनकम, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्मार्ट सिटी, डिजिटल NCR, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ऐसी सारे पॉइंट्स को ये जो हमारा रीजनल प्लान है ये कवर करता है। But still there are certain issues, there are certain challenges associated with this plan. Now अगर हम issues और challenges जो कि हमारे DRP 2041 के साथ related हैं उसकी बात करें, तो सबसे बड़ा challenge जो face होने वाला है that is of environmental hazard। ये कहा जा रहा है कि ये जो proposed plan है इसकी वजह से NCR एरिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है इट विल रिड्यूस ड्रास्टिकली, हमें ड्रास्टिकली फॉरेस्ट कवर रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। देन क्योंकि फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हो जाएगा तो साथ ही में जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी डिग्रेड कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। देन क्योंकि वी आर पुटिंग दिस एंटायर एरिया इनटू फोकस, दैट कुड ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो DRP 2041 के जो प्रोविजंस हैं that will kind of open the floodgates of indiscriminate real estate in Aravallis। Aravallis में real estate पहुंच जाएगा। Now ये कैसे, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज ये जो आर्टिकल आज पेपर में आया है इट्स मोरली फोकस्ड ऑन दिस ओनली। दूसरी चीज़, तो पहली चीज़ क्या हो गई कि इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हैं। लास्टली हम कह रहे हैं कि अरावलीज जो हमारी हैं जो नेचुरल एरिया है यहाँ तक भी रियल एस्टेट मार्केट पहुँच जाएगी। सेकेंड टर्म ये है कि इससे पहले हमारा जो रीजनल प्लान 2021 था इसके अंदर जो नेचुरल कंजर्वेशन जोन्स थे उसके अंदर अरावली को मेंशन किया गया था ना। आप खुद ही देखिए नेचुरल कंजर्वेशन जोन में अगर अरावली लिखा होगा तो डेफिनेटली अरावली इसको कंजर्व किया जाएगा एंड उनको ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, अर्बनाइजेशन है, इन सब से प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन जो रीजनल प्लान 2041 है इन्होंने अरावली टर्म को एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम द नेचुरल कंजर्वेशन जोन। सो अरावलीज हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल कंजर्वेशन जोन। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जब कंजर्वेशन जोन से ही निकाल दिया गया तो अब अरावलीज तक आपके पास वहाँ पे रियल एस्टेट पहुँचेगा, तो मतलब वहाँ पे सड़कें बनेंगी, ट्रैफिक चलेगा। सो इट्स अ एरिया ऑफ बिग कंसर्न। देन
अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो जिस तरह अरावली टर्म हटाया गया, सिमिलरली फॉरेस्ट एरिया टर्म भी डिलीट कर दिया गया है फ्रॉम द नेचुरल कंजर्वेशन जोन, एंड इसीलिए कहा जा रहा है दैट दिस विल इवन ड्रास्टिकली रिड्यूस द फॉरेस्ट कवर। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हम नेचुरल कंजर्वेशन जोन की बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन जोन, ये जो नेम है, ये जो फ्रेज़ है, यही बता रहा है कि हमें इस एरिया को कंजर्व करना है। ये हमारे रीजनल प्लान 2021 में ये टर्म यूज़ की गई थी। हाउएवर अब इस टर्म को भी चेंज कर दिया गया है, एंड जो नया ड्राफ्ट आया है इसके अंदर नेचुरल जोन टर्म यूज़ की गई है इंस्टेड ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन जोन, राइट। एंड इवन जो एरिया अगर हम देखें, जो फॉरेस्ट के अंडर जो एरिया आता है वो भी डिक्रीज़ हो गया है। पहले अगर हम रीजनल प्लान 2021 की बात करें तो वहाँ पे कहा जा रहा था कि इट वाज अराउंड 4.02%, लेकिन जो नया ड्राफ्ट बनाया है उसके अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है इट हैज़ बीन ऑलरेडी रिड्यूस टू 3.27%। तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट ये काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है इन दिस प्लान, इन दिस प्रपोजल। एंड जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया अरावलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इससे पहले जो रीजनल प्लान 2021 था, इट यूज टू लिमिट द कंस्ट्रक्शन इन द नेचुरल कंजर्वेशन जोन। वो एरियाज जो कि नेचुरल कंजर्वेशन जोन्स थे वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए अरावलीज वहाँ पे इंक्लूडेड थी। लेकिन अब अरावलीज को इस कंजर्वेशन जोन से निकाल दिया गया है, रादर इस पूरी टर्म में से कंजर्वेशन को निकाल दिया गया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इट्स वेरी क्रूशियल कि जो अरावलीज वाला जो एरिया है, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जो पहले नो कंस्ट्रक्शन जोन्स थे, नाउ वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल सकती है। हाउएवर जो जोनिंग की गई थी 2021 में, उसको रिलीट कर दिया गया है इन द DRP ऑफ 2041, एंड यहाँ पे दो एरियाज़ को इंक्लूड किया गया है, मंगार बानी एंड उसका जो 500 मीटर्स वाला जो एरिया है वहाँ पे उसको नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया गया है। सो मंगार बानी और उसके आसपास का जो 500 मीटर्स का जो एरिया है दैट वुड बी दी नो कंस्ट्रक्शन जोन। हाउएवर बाकी के जो एरियाज़ हैं, कुछ फॉरेस्ट और जो अरावलीज हैं, वो सब इसके पैरामीटर से बाहर निकल चुके हैं। इन्हीं इश्यूज़ को हमारा ये जो आज का न्यूज़ आर्टिकल आया है उसके अंदर भी डिस्कस किया गया है। एक बार क्विकली स्किम थ्रू करते हैं कि हमारे न्यूज़ आर्टिकल में कौन कौन से पॉइंट्स को टच किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे यही की गई है दैट वो फॉरेस्ट कवर, वो अरावलीज का पार्ट जो कि पहले 2021 के अंदर नेशनल कंजर्वेशन जोन का हिस्सा था, दैट हैज़ बीन रिमूव्ड, एंड जिसकी वजह से अब वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो हो सकती है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया कि जो डेफिनेशन दी गई है DRP 2041 में, उन्होंने वहाँ पे नेचुरल जोन को डिफाइन किया है एज इट इज़ अ जोन कंप्राइजिंग एनी नेचुरल फीचर सच एज माउंटेन, हिल, रिवर, वाटर बॉडीज क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ नेचर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेफिनेशन है नेचुरल जोन की, तो इसमें वो सारे जोन जहाँ पे नेचुरल फीचर्स हों विच आर क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ नेचर। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है कि इस डेफिनेशन में जो जिन नेचुरल फीचर्स की बात हो रही है, माउंटेन, हिल्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज़, इनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सिर्फ वो यहाँ पे इंक्लूड होंगे विच आर नोटिफाइड अंडर सर्टेन एक्ट्स और विच आर नोटिफाइड इन सम लैंड रिकॉर्ड्स, जिनको किसी एक्ट या फिर लैंड रिकॉर्ड के अंदर नोटिफाई किया गया है। ओनली दोज नेचुरल फीचर्स आर इंक्लूडेड इन नेचुरल जोन। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड जो गुरुग्राम या फरीदाबाद वाले एरिया में है, अब वो प्रोटेक्टेड जोन वाले डेफिनेशन से बाहर जा चुका है, जिसकी वजह से अब इस एरिया के अंदर ये कहा जा रहा है दिस कुड लीड टू मैसिव अर्बनाइजेशन। तो बेसिकली ये एक तरीके का एक रिस्ट्रिक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि ओनली दोज नेचुरल फीचर्स जो किसी एक्ट या लैंड रिकॉर्ड्स में नोटिफाइड हैं वही यहाँ पे इंक्लूड होंगे। एंड ये कहा जा रहा है दैट दिस वुड बी वेरी डिट्रीमेंटल टू द रीजन्स बायोडाइवर्सिटी। एंड डेफिनेशन में एक बड़ी चीज़ लिखी गई है एक्शन ऑफ नेचर।
एंड इसे क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्शन ऑफ नेचर एंड कितने टाइम पीरियड के लिए हम एक्शन ऑफ नेचर को नोटिफाई यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव सर्टन एग्जाम्पल्स। हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल या गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से वो इकोसिस्टम थ्राइव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सर्टन वेटलैंड्स लाइक कोयलादेव नेशनल पार्क। ऐसे जो इकोसिस्टम्स हैं दे आर सर्वाइविंग, दे आर थ्राइविंग बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव्स डन बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट। वी हैव सर्टन बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, वी हैव सम दोज एरियाज जहाँ पे एफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, रीस्टोरिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो सब नेचर का हिस्सा है। लेकिन एक्शन ऑफ नेचर जो टर्म यूज़ की गई कि सिर्फ वही फीचर्स जो ओनली एक्शन ऑफ नेचर से बने हैं उनको नेचुरल जोन में इंक्लूड करना, इसका मतलब वो एरियाज जिसको कंजर्वेशन के थ्रू गवर्नमेंट लोगों ने मिलकर बचाया है, क्या वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। देन वन मोर थिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ओनली, इससे पहले जो 2021 वाला प्लान था इट इंक्लूडेड रिवर्स लाइक यमुना, गंगा, काली, हिंदौन, शाहीबी और इन सब की ट्रिब्यूटरीज जो पूरे के पूरे फ्लड प्लेन्स थे या फ्लड प्रोन एरियाज थे, इन सभी को नेशनल कंजर्वेशन जोन में इंक्लूड किया गया। हाउएवर जो हमारा 2041 का जो प्लान है इसके अंदर जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, जो फ्लड प्लेन्स हैं उनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। हालांकि जो रिवर्स हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो फ्लड प्लेन्स हैं, दे आर वेरी क्रूशियल इफ़ यू टॉक अबाउट वाटर सिक्योरिटी। एंड इसीलिए अगर हम रिवर एंड फ्लड प्लेन्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इस हैबिटेट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो पूरा का पूरा जो रिवराइन बायोडाइवर्सिटी है वो इससे थ्रेटन अप हो सकती है। देन दे हैव ऑल्सो डिस्कस द इशू ऑफ डिलीशन ऑफ अरावली। अरावली टर्म जो नेचुरल जोन्स के अंदर नेचुरल कंजर्वेशन जोन में इंक्लूड नहीं की है, जिसकी वजह से नो कंस्ट्रक्शन जोन्स का जो टैग है वो हट चुका है एंड उसे यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एंड जो 500 मीटर जो मंगार बानी वाला जो एरिया है वेयर यू हैव अ सेक्रेड ग्रूव हिल, इसको यहाँ पे नो कंस्ट्रक्शन जोन मेंशन किया गया है। देन कुछ ड्राइव कॉरिडोर्स बन रहे हैं। देयर इज़ अ प्रपोजल में ये कहा गया है दैट जो अरावलीज और जो यमुना रिवर के आसपास जो ग्रीन ट्रेल्स हैं इनको इंटरलिंक किया जाएगा, तो ये एक तरीके के इंटीग्रेटेड साइकिल ट्रेल्स बन जाएंगे, ड्राइव कॉरिडोर्स बन जाएंगे। तो इन्वायरमेंटलिस्ट इवन ये भी कह रहे हैं कि अरावलीज में ऐसे सेंसिटिव जोन्स के अंदर ऐसे ड्राइव कॉरिडोर्स बनाना, मोटराइज ट्रैफिक का वहाँ पे आना इज़ गोइंग टू एडवर्सली इम्पैक्ट दी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो ये सारा का सारा इशू हमारा जो NCR प्लानिंग बोर्ड है, NCR रीजन से रिलेटेड, ये न्यूज़ में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अगैन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से ही रिलेटेड है। इट्स अबाउट ईस्टर्न स्वैम्प डियर। तो बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क में ईस्टर्न स्वैम्प डियर का जो नंबर है वो रिड्यूस हो चुका है एंड इसको लेकर जो मेजर रीज़न इस आर्टिकल में साइट किया गया है दैट इज़ फ्लड्स। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आए आफ्टर दिस मानसून सीज़न, उन फ्लड्स की वजह से जो वल्नरेबल ईस्टर्न स्वैम्प्स हैं इनका नंबर काजीरंगा नेशनल पार्क और जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे डिक्रीज़ हो चुका है। ऑल्दो पहली बार ईस्टर्न स्वैम्प डेयर्स को की काउंटिंग की गई इन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। इससे पहले जो काउंटिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में की जाती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है दैट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू टाइगर रिजर्व एज वेल। तो टोटल काउंट के अंदर 868 इंडिविजुअल्स आते हैं एंड इनका नंबर डिक्रीज़ हो चुका है एज़ कम्पेयर टू 2018। 2018 में दिस नंबर वॉज अराउंड 907 एंड बेसिकली 2019 एंड 2020 में आसाम में 2 मेजर हाई फ्लड्स आए हैं जिसकी वजह से ये नंबर डिक्रीज़ हुआ है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे 4th वेटलैंड बर्ड एस्टिमेशन भी कैरी आउट करवाया गया जिसके अंदर ये पूरा का पूरा जो टाइगर रिजर्व था दैट वाज एस्टिमेटेड एंड वहाँ पे वाटरफाउल स्पीशीज़ का जो काउंट है वो 112 यहाँ पे काउंट किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे है बार हेडेड गूज फॉलोड बाय नदरन पिनटेल। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ईस्टर्न स्वैम्प डियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एंडेमिक टू काजीरंगा ओनली। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ अगैन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से ही रिलेटेड है। इट्स अबाउट एन ऑर्नामेंटल फिश जिसे ऑल अक्रॉस द ग्लोब इट्स फेमस बाय द नेम मिस केरला। तो आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं
दिस मिस केरला ऑर्नामेंटल फिश इसके बारे में है. अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, सो द नेम विच हैज़ बीन गिवन टू दिस फिश इज़ पुंटियस डेनिसोली. पुंटियस डेनिसोली इज़ द साइंटिफिक नेम, बट ये फेमस है बाय द नेम ऑफ मिस केरला. नाउ बेसिकली ये एक फ्रेश वाटर फिश है एंड इट वाज वंस एंडेमिक एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है इन द एरिया ऑफ केरला एंड कर्नाटका ओनली. एंड बिकॉज मिस केरला इज़ एन ऑर्नामेंटल फिश, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल है, जिसकी वजह से अगर हम फ़िश एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करें तो ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती थी. एंड जिसकी वजह से इवन 2010 में IUCN ने मिस केरला को रेड लिस्ट के अंदर मेंशन कर दिया था, ताकि बेसिकली हम ग्लोबल लेवल पे इस फ़िश की जो कंजर्वेशन है उसे कर सकें. ये ऑर्नामेंटल फ़िश मिस केरला दोबारा हेडलाइंस में इसलिए आई बिकॉज दिसंबर में लोकसभा में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके अंदर मिस केरला को इस बिल के शेड्यूल 1 में लिस्ट करने की बात की गई. नाउ शेड्यूल 1 में अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करें तो उन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को डाला जाता है दैट नीड रिगरस प्रोटेक्शन. यहाँ पे इन स्पीशीज़ को पोचिंग, किलिंग, ट्रेडिंग, इन सब को लेकर प्रोटेक्शन ग्रांट की जाती है. नाउ इस बिल के बाद काफ़ी इश्यूज़ उठे हैं. सबसे पहले तो इसके साइंटिफिक नेम को लेकर इशू है, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है प्यूनिटिस डेनिसोनी एंड इसको कॉमनली डेनिसन बाब भी कह दिया जाता है, और कहा जा रहा है दैट इट्स रॉन्ग. और इसका रियल नेम होना चाहिए सहादरिया डेनिसोली. वाई? बिकॉज ये वेस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है, सहादरीज वाला जो एरिया है, केरला और कर्नाटका वाला जो एरिया है, वहीं से मिल रही है. ना क्योंकि शेड्यूल 1 में डलते ही आप जो मिस केरला है इसको अपने पास नहीं रख सकते, इसके ऊपर बैन लग जाएगा. तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इसको एंडेंजर्ड वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा किलिंग हो रही है या काफ़ी ज़्यादा उनको हंट किया जा रहा है. दैट इज़ बिकॉज वो जो अवेलेबल हैं अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ केरला और कर्नाटका से मिल रही हैं, इसलिए आप इसको एंडेंजर्ड में डाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डाटा. नाउ बिकॉज मिस केरला हमारा जो एक्वेटिक ट्रेड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंटल फिश. तो क्योंकि जब इसको शेड्यूल 1 में डाला जाएगा तो आप इसे अब फिशिंग नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से ये पूरा का पूरा इशू उठा है. पीपल आर अपसेट, स्पेशली दोज हु आर इन्वॉल्व इन फिशरीज एंड एवरीथिंग, कि इसे इंक्लूड नहीं करना चाहिए शेड्यूल 1 के अंदर. देन आगे बढ़ते हैं. अब ये कंफर्म हो चुका है कि इस साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे कोई फॉरेन डिग्नेटरी एज अ चीफ गेस्ट नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग कोविड-19 सिचुएशन. एंड जैसा कि कहा जा रहा था कि सेंट्रल एशियन नेशंस के जो हेड्स हैं, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, इनके जो हेड्स हैं दे वर एक्सपेक्टेड कि शायद वो 26 जनवरी को जो परेड होगी वहाँ पे एज चीफ गेस्ट आएंगे. लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 अब इस साल कोई भी फॉरेन डिग्नेटरी प्रेजेंट नहीं होगा. वेल ये लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है. इससे पहले हमारा जो लास्ट ईयर 26 जनवरी परेड था तब हमने UK के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें इनवाइट किया था, बट क्योंकि दोबारा कोविड-19 के केसेस बढ़ चुके थे तो वो भी नहीं आ पाए. एंड पिछले साल भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी नहीं थे एंड इस बार भी ऐसा ही हुआ. एंड ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद एक ऑनलाइन समिट होगा बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन नेशंस. तो नज़रें उस पर ज़रूर हैं, जिसके अंदर जो 5 सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ये पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया और सेंट्रल एशिया समिट में सब ऑनलाइन पार्टिसिपेट करेंगे. एंड इट्स गोइंग टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव एंगेजमेंट विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़. हमारा जो एंगेजमेंट है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है. ये भी कहा जा रहा है कि इट्स गोइंग टू डिस्कस द अफ़गानिस्तान इशू ओवर देयर एज वेल, क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साउथ में अफ़गानिस्तान लाई करता है, तो अफ़गानिस्तान का इशू भी वहाँ पे डिस्कस होगा. एंड दिस विल टेक द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया टू द नेक्स्ट लेवल. आगे बढ़ते हैं. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ ई श्रम पोर्टल से रिलेटेड है. सो ई श्रम पोर्टल, जिसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था, इसका मेन एम है टू रजिस्टर 38 करोड़
अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, वो सारे वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पे रजिस्टर करना। और कितने नंबर को रजिस्टर करना? 38 करोड़। एंड अभी हमने कुछ ही दिनों पहले भी ई श्रम को डिस्कस किया था, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 23 करोड़ रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं। वेल, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में सभी वर्कर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, माइग्रेंट वर्कफोर्स, स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। जो वर्कर्स हैं उन्हें एक ई श्रम कार्ड दिया जाएगा जिसके अंदर एक 12 डिजिट यूनिक नंबर होगा। देन ऑल्सो यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसकी भी कवरेज दी गई है। अगर डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, तो जो वर्कर है उसे 2 लाख रुपीज़ के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे एज अ सपोर्ट। ना इसका बैकग्राउंड सिंपल यही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि वो अपनी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स जो है इंडिया में, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए, एंड ताकि इजी हो सके वो सारी स्कीम्स, वो सारी वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए बना रही है, उन सब तक इसका डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच सके। फॉर एग्जांपल वी हैव प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना स्कीम चल रही है, ये लेबर कोड के जो बेनिफिट्स हैं, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, राइट। ऐसी जो हमारे पास स्कीम्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए बन रही हैं, इन सारी वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट्स हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को मिल सके, तो उसको लेकर ये स्टेप है कि इन सभी वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर करना। और इसे लेकर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री स्पेशल कैंप्स कंडक्ट कर रही है टू रजिस्टर दी वर्कर्स हु आर वर्किंग इन ब्रिकलिन, plantation, forestry and other unorganized sectors. So that is it for today's video. इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू गाइज enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.